हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार दीपक से एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी क्लास है भौतिक विज्ञान की क्लास होगी, जिसमें हम बल के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि बल, तो बल के पहले डिफिनेशन देखते हैं कि बल वह वाह्य कारक है या वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है। तो हम डिफिनेशन देख पा रहे हैं कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे अगर हम इसी को क्या है यहाँ पर रख रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं, और हमने क्या किया, बल द्वारा इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, तो हमने क्या किया, इसकी अवस्था बदल दी। तो बल वह वाह्य कारक जो किसी वस्तु की क्या है, अवस्था को बदल दे। या जैसे अब दीवार, अब मैं इस दीवार पे तो फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही। तो बल वह वाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है। हम यहाँ तो फोर्स तो लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं फोर्स ले रहे हैं, हम इस बोर्ड पे अगर दबा रहे हैं तो हमने क्या फोर्स लगाया, लेकिन क्या इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हुई। अगर अवस्था परिवर्तित हो जाती है तब भी बल लगता है, या अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही लेकिन हमने क्या प्रयास किया है तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा बल लगता है। तो हम इसकी डिफिनेशन एक नाम बेसिकली तौर पे क्या याद करेंगे कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता हो क्या बोलता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। जैसा हमने देखा कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता हो, बल कहलाता है। तो जैसा हमने देखा मार्कर को हमने क्या यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ से उठाने में, यहाँ से उठा के यहाँ रखने में हमें क्या है, बल का प्रयोग करना पड़ा। या हम इस बोर्ड को फोर्स द्वारा बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगर हम इसे धक्का देते इस दीवार को, ये दीवार क्या है, जा तो नहीं परिवर्तित नहीं हो रही लेकिन फिर भी क्या है, हम बल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। तो बल के बारे में सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, इसलिए इसका मात्रक जो होता है, बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। सीजीएस मतलब इसका एसआई मात्रक, सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है और एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो हम याद कर पाएंगे कि बल का अगर मात्रक पूछेगा तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। और अगर हम देख पाते हैं तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। इसका अगर हम फार्मूला देख पाते हैं तो फार्मूला होता है, फार्मूला देखते हैं, सूत्र होता है F बराबर ma, जहां पर F जो है बल अर्थात फोर्स है, m जो है द्रव्यमान मास है, जहां पे a है त्वरण, क्या है, त्वरण है। तो हम देख पा रहे हैं कि फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है ma, जहां पे द्रव्यमान और त्वरण के बाद
तो हम लिख पाते हैं कि बल्क जो होता है, बल्क का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हिंदी में हम उसको कहेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यह इक्वल टू m इंटू ए, या हम लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हमारा हो जाता है बल का फार्मूला। अगर हम बल का फार्मूले से अगर देखते हैं, बल के फार्मूले से अगर बल का मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं, तो द्रव्यमान का हमारा क्या होता है F इंटू एम ए। तो F जो होता है इसका मात्रक अगर देखेंगे तो M का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। और एक्सेलरेशन के जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा बल का मात्रक हो जाए किसमें, एम के एस पद्धति में। तो हमने देखा बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्यों, क्योंकि इसकी खोज जिसने की थी न्यूटन ने की थी। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और 1 न्यूटन में 10 की घाते 5 डाइन होता है। इसका जो फार्मूला होता है बल का, बल बराबर एम इंटू ए, या हम कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, जहाँ पे एफ बराबर फोर्स होता है, एम इक्वल टू द्रव्यमान, और ए इक्वल टू एक्सेलरेशन या त्वरण होता है। अगर हम बल के हिसाब से अगर मात्रक निकालते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि बल क्या होता है, बल के मात्रक क्या होते हैं, बल का फार्मूला क्या होता है। अब हम देख पाते हैं कि बल के प्रभाव, बल कहाँ कहाँ लगता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को खींचने में, अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो हमारा क्या बल लगता है। जैसे कोई ठेला गाड़ी, अगर हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जब खींचते हैं तो उसमें हमको क्या लगता है बल लगाना पड़ता है। या ठेला कोई स्थिर है, उसको हम धक्का देते हैं, दबाव देते हैं, या तो भी क्या वहाँ पे भी बल लगता है। जैसे अगर इस चीज़ को मैं ढक्कन लगा तो उसको हम खींच के निकाले, जैसे हम ऐसे है, अब हम इसको खींच रहे हैं, खींचने में हमको क्या लगा बल लगा है। अगर हम इसको यहाँ लगा के इसको बंद करते हैं तब भी हमने दबाव लगाया, तो दबाव बल हो जाएगा। तो खींचने में भी बल लगता है, दबाने में भी बल लगता है। या जैसे कोई रॉड है, अगर हम उसको मोड़ते हैं तो भी वहाँ पे क्या है बल का प्रयोग। तो किसी चीज़ को मोड़ने या ऐंठने में बल लगता है। या जैसे कि कोई गेहूं की बोरी है, कोई भी बोरी, कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्यमान वाली चीज़ें हैं जिसको हम क्या उठाते हैं, जब हम उसको उठाते हैं, जैसे जिम में क्या करते हैं डंबल को उठाया जाता है, तो वहाँ पे भी हमारा क्या लगता है बल लगता है। तो किसी चीज़ को उठाने में, किसी चीज़ को क्या है धक्का देने में, किसी चीज़ को खींचने में, या किसी चीज़ को ऐंठने में, हर जगह क्या लगता है बल लगता है। तो हम कह सकते हैं कि बल कहाँ कहाँ लगता है, किसी चीज़ को दबाने में लगता है, या किसी चीज़ को खींचने में लगता है, किसी चीज़ को उठाने में लगता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ को ऐंठने में लगता है। अगला हमारा है बल के प्रभाव। तो हम देख पाते हैं कि बल के क्या क्या प्रभाव है। जैसे हम कहीं पर बल लगाते हैं तो इससे हम क्या क्या प्रभाव देखते हैं कि बल क्या क्या परिवर्तित करता है। तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देख पाते हैं बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम देख पाते हैं बल के प्रभाव। जैसे हमने कहा था कि बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे। अब अवस्था में बदलने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, जब कोई, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 4 व्हीलर है, वो क्या गतिशील अवस्था में, या कोई ठेला गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है जो क्या गति कर रही है, तो हम बल लगा के उसकी गति को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है वो धीरे धीरे चल रही है, अगर हम उसके पीछे से बल लगा दें तो क्या होता है गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला हमारा हो सकता है गति को परिवर्तित करना। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं जो कि गतिशील अवस्था में है, तो हम उसकी गति को क्या करते हैं परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी 10 की स्पीड से जा रही थी, अगर हमने पीछे से उस पर बल लगा दिया तो स्पीड को, उसकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी एकाएक बढ़ जाएगी। या कोई जैसे बाइक होती है, गाँव में लोग बैठ के स्टार्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है पीछे से कोई धक्का झटके दे देता है तो गाड़ी क्या आगे बढ़ जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी बढ़ गई। या कोई ठेला गाड़ी होती है, ठेला गाड़ी अक्सर देखते हैं
बच्चे होते हैं जो क्या है पीछे से धक्का देते हैं, धक्का देते तो क्या वो एक प्रकार से बल ही लगाया जाता है। जब धक्का दिया जाता है तो जो ठेला गाड़ी की स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड होती है जिससे वो चला रहा होगा, लेकिन जब कोई पीछे से धक्का देता है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम पहला देख पाते हैं गति को परिवर्तित करना। बल के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की गतिमान वस्तु का गति को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम गतिमान वस्तु की स्थिर कर देना। जैसे कोई ठेला गाड़ी अगर जा रही है, चार लोग पीछे से पकड़े खींच लिए तो क्या है वो रुक जाएगा ना, तो क्या उसकी गति जो होती है स्थिर हो जाती है। तो गति को स्थिर करना, गति को स्थिर कर देना, या हम लिख सकते हैं गति नहीं बल्कि लिखें यहाँ पर लिखें वस्तु को, गतिमान वस्तु को स्थिर करना, गतिमान वस्तु को स्थिर करना। जैसा कि हमने पहला देखा गति को परिवर्तित करना मतलब इस स्पीड को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना। अगर हम धक्का दे देंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो डिक्रीज हो जाती है। तो पहला देखते हैं हम क्या है, गति को इंक्रीज करना या जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं फोर्स के द्वारा या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगला हम देख पाते हैं गतिमान वस्तु की गति को स्थिर करना। जैसे कोई वस्तु है जो मोशन में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को क्या कर जीरो भी कर सकते हैं। फोर्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को जीरो कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु पर, जैसे कोई ठेला गाड़ी है उसको चार लोग खींच दिए तो उसकी स्पीड क्या स्थिर हो सकती है। तो स्थिर कर सकते हैं तो कैसे, बल के द्वारा ही कर सकते हैं। अगला हम देख पाते हैं गति की दिशा, गतिमान वस्तु की दिशा, गतिमान वस्तु की दिशा, दिशा परिवर्तित करना। अब हमने देखा अभी तक स्पीड को देखा था, अगला हमारा है गतिमान वस्तु की दिशा परिवर्तित करना। जैसे कोई साइकिल वाली, कोई साइकिल चला रहा है तो क्या करते हैं, उससे हमने फोर्स के द्वारा जब हम उसकी स्टीयरिंग या हैंडल को क्या करते हैं मोड़ते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वही उसी फोर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उस वस्तु की जो गति है हमारी स्ट्रेट कंडीशन में जा रहा है, जहाँ पे मोड़ आता है तो हम क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं तब मोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, उसको गति की जो दिशा थी उसको हमने फोर्स के द्वारा मूव करा दिया या परिवर्तित कर दिया। तो हम कह सकते हैं फोर्स के द्वारा वस्तुओं की गति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं जैसे फोर व्हीलर तो इसकी स्टीयरिंग मोड़ते हैं ना, तो स्टीयरिंग को मोड़ने में हमें फोर्स लगाना पड़ता है तभी उसके व्हील जो है मूव करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमने फोर्स लगाया, इसकी वजह से उसकी गति की दिशा परिवर्तित होगी। तो हम कह सकते हैं गतिमान वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित करते हैं बल के द्वारा। अगला हम देख पाते हैं वस्तुओं का आकार बदल देना, वस्तु का आकार परिवर्तित करना। अब हम देख पाते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि वस्तु का आकार, तो मान लीजिए कोई बॉटल है, हम लोग देखते हैं बिस्लेरी का जो बॉटल होता है उसको अगर हम दबाते हैं, जब दबाते हैं तो पचक जाता है ना, पचकता है इसका मतलब क्या, उसका आकार को परिवर्तित कर देते हैं। या कोई खाली बॉटल है उसको हम दबा के ऐसे ऐंठ पैंठ देते हैं तो क्या होता है, वो भी उसका आकार परिवर्तित हो, पहले सिलेंड्रिकल था जब उसको ऐंठ पैंठ दिए तो क्या हो गया, उसका आकार परिवर्तित हो गया। या कोई भी बॉटल है या कोई डब्बा उठा लो, उसको हम दबा के पचका देते हैं, जब पचका देते हैं तो क्या होता है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। या कोई मान लीजिए दीवार है उसको जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, तो जेसीबी भी तो एक तरह के फोर्स लगाती है ना, जब फोर्स लगाती है तो उसका आकार क्या होता है, ढंढमंड हो जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से हो जाता है, पहले कैसा था और बाद में कैसा है। तो उसका आकार परिवर्तित करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, बल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं इसी मार्कर को ऐसा करके तोड़ देता हूँ तो क्या पहले इसका आकार इतना है, हम इसको तोड़ देंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा, तो इसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा ना। तो हमने किस माध्यम से किया, फोर्स के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो अगर हमें फोर्स लगाने से क्या होता है, हमारा आकार भी परिवर्तित हो जाता है। अगला हम देख पाते हैं जैसा कि, तो हम कह रहे थे कि अब हमारा जो अगला पॉइंट है, जैसे कोई वस्तु स्थिर कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है वो नहीं जा रही है, क्या है वो स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रुकी हुई है, स्थिर है, तो हम उसको बल के द्वारा क्या करते हैं, उसकी गतिमान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोर व्हीलर है वो क्या है, स्थिर है, अब हमने क्या किया, पीछे से धक्का लगा दिया, जैसे ही धक्का लगा क्या है, वस्तु क्या है, गतिमान हो गई। वो कार कैसी है, गतिमान हो गई। तो हम कह सकते हैं कि बल के द्वारा
जो भी कोई वस्तु है जो स्थिर कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम क्या करते हैं, बल के द्वारा उसकी स्टैटिक कंडीशन से उसको मोशन में ला सकते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट है स्थिर वस्तु को गतिमान कर देना। तो हमारा पहला था बल का प्रभाव कि बल द्वारा गति को इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोई भी वस्तु क्या है, गतिमान है, तो हम क्या करते हैं, उसको रोक सकते हैं या स्थिर कंडीशन में ला सकते हैं, स्टैटिक कंडीशन में ला सकते हैं। अगला हमारा है गतिमान वस्तु की क्या दिशा को परिवर्तित करते हैं। कोई भी वस्तु जो है वो किसी स्ट्रेट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, बल द्वारा उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है वस्तु का आकार परिवर्तित करना। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड, कुछ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, बल द्वारा उसके आकार को ही परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारो तो उसका आकार परिवर्तित हो, पचक जाता है, गाल कहीं फूल जाता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, बल लगाना। जब किसी थप्पड़ मारते हैं खींच के, कभी कभी फूल जाता है, जब फूल जाएगा तो क्या हो गया, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बल द्वारा आकार भी परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है कोई स्थिर वस्तु है, उसको क्या किया जाता है, उसको गतिमान भी किया जा सकता है। अब हम देख पाते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन ने जो है बेसिकली 3 गति के नियम दिए थे। कितने नियम प्रतिपादित किए थे, कुल 3 नियम बनाए थे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहला नियम, जो गति का पहला नियम था, गति का पहला नियम, तो जब हम इसमें देख पाते हैं कि ये जो गति का पहला नियम है, इस गति के पहले नियम से हम क्या बल की परिभाषा को देख पाते हैं। जैसे जब कोई वस्तु विरामा अवस्था में, मतलब स्टैटिक कंडीशन में, तो वह तब तक स्टैटिक कंडीशन में होगी, वह तब तक विरामा अवस्था में होगी जब तक कि हम किस पे क्या है, बल नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, अगर वो स्थिर कंडीशन में है तो वह तब तक नहीं चलेगी जब तक हम क्या उस पर धक्का ना लगाएं या हम उस पर फोर्स ना लगाएं। या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह तब तक विरामा अवस्था में रहेगी जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगाते। या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगाते। तो गति का पहला नियम है कि जब कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विरामा अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बल, बाह्य बल नहीं लगाते। ये होता है पहला गति का नियम। इसी पहले न्यूटन की जो गति का पहला नियम है, इसे ही हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका हम देख पाते हैं कुछ उदाहरण। तो हम पहले लिख सकते हैं इसके बारे में, जब कोई वस्तु क्या स्थिर हो या गतिशील हो, तो ये तब तक गतिशील होगी, स्थिर हो या गतिशील। तो इसके गति को परिवर्तित कब कर सकते हैं, जब हम बल लगाएंगे। कोई भी वस्तु या तो जब विरामावस्था में हो तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी, या गतिशील अवस्था में तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल न लगे, जब तक बाह्य बल ना लगा। इसके हम उदाहरण देखते हैं। पहले सबसे पहले इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख पाते हैं, जैसे किसी कंबल को डंडे से पीटने से उसके धूल कण का बाहर निकलना। तो हम लिखते हैं कंबल को झाड़ने से धूल कणों का
बाहर निकलना। अगला देखते हैं हम। पहला क्या हमारा कि कंबल को अगर हम डंडे से झाड़ते हैं तो उसमें क्या है, उसके जो धूलकण अलग हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? गति के प्रथम नियम के अनुसार। दूसरा हम देखते हैं पेड़ की डाली को हिलाने से फलों का नीचे गिरना। फलों का नीचे गिरना। हम देख पाते हैं कि जब हम किसी डाली को झोड़ते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, उसके जो फल होते हैं क्या नीचे गिर जाते हैं। तो हम देख पाते हैं किसकी वजह से होता है, ये भी बल के द्वारा ही होता है। ये भी कौन से? गति का पहला नियम यहाँ पे लगता है। अगला हम देखते हैं कि जब कोई, जैसे हम मान लेते हैं कि जब कोई, जैसे गाड़ी है, जब हम नहीं कहते कि अगर गाड़ी जब चलती है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, और जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, हम आगे की तरफ भाग जाते हैं। पीछे से धक्का लगता है और आगे की तरफ पड़ चले जाते हैं। तो ये होता क्यों? ये भी गति के प्रथम नियम के अनुसार ही होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्योंकि ये होता कैसे, देखिए पहले जब कोई गाड़ी होती है तो स्टैटिक कंडीशन मतलब रुकी होती है, तो हम उस पर खड़े होंगे। अगर हम गाड़ी में खड़े हैं तो या बैठे हैं तो हम क्या है, हम भी क्या स्टैटिक कंडीशन में होते हैं। लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है और गति करने लगती है तो हमको पता तो नहीं होता कि क्या गाड़ी स्टार्ट हो गई या गति कर रही है। तो हमारी बॉडी तुरंत ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती कि गति कर रही है। तो जैसे ही गाड़ी गति करती है उसके तुरंत बाद ही हमारी बॉडी को पता चलता है। इसलिए हमारी बॉडी पहले तो कंडीशन कौन सी, स्टैटिक कंडीशन में रुकी हुई होती है, अब गाड़ी क्या है, गति करने लगती है। तो गाड़ी पहले गति करती है और बॉडी को हमारे बाद में पता चलता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी पीछे की तरफ हो जाती है और गाड़ी चलने लगती है। तो हमको क्या, पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि वो अपनी पोजीशन पे ही रहना चाहता है। लेकिन क्या है, गाड़ी गतिशील होगी तो और जो हमारी बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे, क्योंकि स्थिर था तो स्थिर रहना चाह रहा था, इसलिए हमको क्या, पीछे की तरफ धक्का लगता है। और जब वही गाड़ी आगे चल के अचानक ब्रेक मारती है, तो अचानक जब ब्रेक मारती है तो हमारी बॉडी क्या है, आगे की तरफ भाग जाती है। तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब गतिशील अवस्था में जो गाड़ी थी, ये गतिशील अवस्था में थी और हमारी बॉडी भी गतिशील अवस्था में थी। तो जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी को तो ये नहीं पता कि ब्रेक तुरंत लगा है, ब्रेक लगने के जस्ट बाद हमको पता चल पाता है। इसलिए हमारी क्या है, हमारी बॉडी जो है गतिशील अवस्था में रहती है तो कुछ समय के बाद रुकती है, लेकिन गाड़ी एकाएक रुक जाती है और हमारी बॉडी क्या है, कुछ समय के बाद रुकती है। तो हम कह सकते हैं अचानक ब्रेक लगने पर, अचानक ब्रेक लगने पर शरीर का आगे बढ़ना, अगला इसमें उदाहरण देख सकते हैं। एक उदाहरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी शीशे पर पत्थर मारते हैं तो शीशा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन अगर गोली मारी जाती है तो क्या, शीशे को छेद के पार कर जाती है। तो हम लिख सकते हैं अगला, पत्थर मारने पर शीशा टूट जाता है। क्या है? टूट जाता है। परंतु गोली पार कर जाती है, तो जैसा कि हमने देखा कि गति का जो पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में तो वह क्या है, गतिशील अवस्था में रहेगी। जब तक, कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे ही प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा कि हम देख पाते हैं, कंबल को झाड़ने से धूलकणों को बाहर निकलना, पेड़ की डाली को हिलाने से जो फलों का नीचे गिरना, या हम देख पाते हैं अचानक ब्रेक लगने से हमारा शरीर क्या आगे की तरफ भाग जाता है, या पत्थर को मारने पर शीशा टूट जाता है, परंतु गोली लगने से क्या है, शीशा छेद को मतलब एक सर्किल बना के पार कर जाता है। तो ये हमने देखा गति का प्रथम नियम। अगला हम देखते हैं गति का द्वितीय नियम।
गति का द्वितीय नियम। जैसा कि न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो कहता है कि बल जो होता है, ये जो बल, ये जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो संवेग में परिवर्तन होता है, जो भी, जैसे हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उसमें जो संवेग में परिवर्तन होता है वो दोनों बल के क्या होते हैं, वे बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इससे जो गति का द्वितीय नियम है, इससे हम बल का सूत्र का डिफाइन कर पाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम देख पाते हैं फार्मूला होता है इसका, बल बराबर, ये कैसे होता है अनुक्रमानुपाती, देखिए बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन बटा समय। तो जो गति का द्वितीय नियम ये कहता है संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि हम बल का अनुक्रमानुपाती किसके, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बटा समय। अब हम इसको लिख सकते हैं F बराबर, संवेग होता है m इंटू वी, तो m इंटू वी तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग, और माइनस प्रारंभिक वेग बटा t कर सकते हैं। तो हम देख पाते हैं टोटल करते हैं तो एम बी होता है हमारा संवेग और टी हमारा समय। लेकिन अगर हम इसको अलग देख पाते हैं तो क्या होता है, एम और वी बाई टी हो जाएगा हमारा क्या, ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा संवेग। तो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते थे, त्वरण। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लिख सकते डायरेक्ट क्या लिखेंगे, त्वरण। अब यहाँ पर हमने बराबर किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा के, कांस्टेंट हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा हमारा एम ए, या के की वैल्यू हमेशा हम यहाँ क्या लेते हैं, एक, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ बराबर एम ए। तो हमने देखा कि बल का फार्मूला होता है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ बराबर हमने क्या देखा, एफ बराबर के एम ए बाई, तो हमारा एफ इक्वल टू एम ए, जो हमारा की बेसिकली फार्मूला क्या होता है, एम ए होता है बल का। तो फोर्स बराबर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका उदाहरण देख पाते हैं, जैसे उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जब क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच के समय जब कोई कैच लेता है, कैच लेते समय क्या करता है, बॉल को पकड़ के ऐसे खींचता है। क्यों खींचता है, अगर हम बॉल को यहीं रोक देंगे तो हमारे हाथों पे क्या है, हमारे हथेली पे चोट लगेगी। कैसे लगेगी कि हमने बताया कि बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो जो अगर हम अचानक यहीं पर रोक लेते हैं तो जो वस्तु होगी या जो गेंद है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी, उसका जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और हम यहीं पर रोकते हैं तो समय कम लगेगा। जब समय कम लगे तो हमें चोट ज़्यादा लगे, क्योंकि समय कम हुआ और वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या है, समय कम, अगर समय कम होगा तो क्या फोर्स ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो हम देख पाते हैं कि अगर वेग ज़्यादा है, किसी वस्तु का वेग ज़्यादा है तो मतलब फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर समय कम है तो भी फोर्स ज़्यादा होगा। तो हम कह पाते हैं जब हम यहाँ से खींच के बॉल को अपनी तरफ खींचते हैं तो हमको वहाँ से यहाँ तक खींचने में समय ज़्यादा लगता है। जब समय ज़्यादा होगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, इसीलिए हमारी हाथों पे क्या आती है, चोट कम लग पाती है। तो हम देख पाते हैं कि जब हम किसी गेंद को कैच करते हैं तो कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि हमें बल कम लगे। और क्यों कम लगे, क्योंकि उसको खींचने में हमारा जो वेलोसिटी होगा वो भी कम होगा और जो हमारा समय होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बल भी कम हो जाता है। अगला हम देख पाते हैं गति का तृतीय नियम। अगला है गति का
तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या होता है देखिए। तो हम देख पाते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर, जैसे जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी पुनः हमारी तरफ भी बल लगाती है। जितना भी बल हम लगाते हैं उतना ही बल वो वस्तु भी लगाती है, लेकिन जो बल की दिशा हमारी होती है वो विपरीत होती है। जैसे अगर हमने किसी को एक खींच के लगाया तो वो भी अगर लगाते हैं तो जब हम उसके थप्पड़ लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं, तो जो गाल होता है उसके गाल के द्वारा भी हमारे हाथों पे भी चोट लगता है। या हम किसी दीवार पे जब थप्पड़ या कुछ भी मारते हैं, या किसी चीज़ कितना भी फोर्स है, या किसी गेंद को अगर मारते हैं, हम किसी दीवार पे खींच के लगा मारते हैं, जब हम किसी दीवार पर खींच कर गेंद को फेंकते हैं तो जितने फोर्स से हमने दीवार पर गेंद को मारा उसी फोर्स से वो गेंद भी, वो जो गेंद है उस दीवार के द्वारा हमारी तरफ आएगी। उसी फोर्स से, जिस फोर्स से हमने क्या किया, जिस फोर्स से हमने क्या किया, गेंद को फेंका है, तो दीवार भी उसी फोर्स से गेंद को हमारी तरफ मारने की कोशिश करती है। और कितना फोर्स, जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स दीवार के द्वारा भी लगता है, बट दिशा उसकी परिवर्तित हुई, क्योंकि हमने अपनी इस डायरेक्शन में मारा और दीवार हमारी तरफ मारती है, तो दिशा परिवर्तित होगी लेकिन फोर्स हमेशा बराबर होता है। तो जैसा कि गति का तृतीय नियम है, यह कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, गति का तृतीय नियम कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। कहने का मतलब, अगर एक्शन लेंगे तो रिएक्शन होगा, बट दिशा परिवर्तित होगी। हमने आप पे रिएक्शन किया तो आप भी हम पे रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या होता है, थर्ड लॉ। हमने आपको एक थप्पड़ मारा, अगर आपने भी उसी बल से हमको मार दिया तो समझिए क्या थर्ड लॉ है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन होने के बाद भी जो होता है, जहाँ पे एक्शन किया और उसके बाद तुरंत रिएक्शन मिला, और वो भी इक्वल होना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो इसकी परिभाषा साफ साफ लिख पाते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बराबर बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती है, वहां पे गति का तृतीय नियम लगता है। जैसे हम लिख पाते हैं, जैसे हमने यहाँ फोर्स लगाया, अब ये वस्तु भी क्या है, इधर भी फोर्स लगा, फोर्स F1 लगा तो इधर से भी क्या है, F2 लगा, लेकिन ये F1 जो होगा F2 के क्या बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, बट क्या दिशा इसकी विपरीत होगी। ये इसकी तरफ लगाया, ये इसकी तरफ लगाया। तो गति का तृतीय नियम हम समझ चुके हैं कि बल जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जब पहली वस्तु जितना लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले भी लगाएगी, परंतु दोनों की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन विपरीत होगी। तो वहां पे गति का तृतीय नियम लगता है। अब गति के तृतीय नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है तो हम उसको देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण देख पाते हैं, पहला रॉकेट को उड़ाने में, किसको, रॉकेट को उड़ाने में, जब कोई रॉकेट को उड़ाया जाता है तो कौन सा नियम लगता है, रॉकेट को उड़ाने में थर्ड लॉ लगता है, क्योंकि जब रॉकेट उड़ती है तो उसके जो मलबा होता है बाहर की तरफ आता है, जितनी स्पीड से बाहर आता है, जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स से वह रॉकेट क्या आगे जाती है। तो हम वहां पे देखते हैं रॉकेट को उड़ाने में। अगला हम देख पाते हैं नाव के किनारे, नाव के किनारे कूदने पर नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। तो हम देख पाते हैं कि जो भी कोई नाव होती है, अगर हम नाव के जस्ट किनारे कूदते हैं तो जितना फोर्स हमने कूदने में लगाया, जितना फोर्स उस पानी में लगता है, वो पानी भी हमारे ऊपर कितना उतना ही फोर्स लगता है, ताकि नाव क्या होती है, किनारे की ओर हट जाती है या पीछे की ओर हट जाती है। तो हम देख पाते हैं नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। अगला हम देख पाते हैं दमकल कर्मी द्वारा
कर्मी द्वारा पाइप को मजबूती से पकड़ने में, जैसे कि अगर कहीं आग लगती है तो जो दमकल कर्मी होते हैं वो पाइप जो पकड़ते हैं, जो पाइप होता है उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। देख पाते हैं कैसे, जब कोई आग जो पाइप होती है उसको पकड़ता है आग बुझाने के लिए, तो उसमें से जितने ही फोर्स से क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो उतना ही फोर्स पाइप पर भी लगता है, पीछे की तरफ ढकेलता है। तो हम देख पाते हैं कि जितना फोर्स पानी बाहर निकलने में लगता है उतना ही फोर्स पानी मतलब पाइप पे भी पीछे की तरफ लगता है, पाइप पे लगता है। इसीलिए क्या होता है, दमकल कर्मी पाइप को बहुत ही मजबूती से पकड़ पाते हैं, वरना पाइप क्या है, पीछे की तरफ भागती है। और हमेशा आप लोग ही देखना, आप लोग प्रैक्टिस करने, आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जब भी कोई पाइप होती है अगर पानी जितनी स्पीड से निकलता है तो पाइप पर भी उतना ही बल लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दमकल कर्मी उस पाइप को मजबूती से पकड़ पाते हैं। अगला देखते हैं, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। देखिए जैसे जब कोई बंदूक मारता है ना, ऐसे मारता है खींच के, तो क्या होता है, जब गोली जितना ही फोर्स से गोली बाहर की तरफ निकलती है उसी फोर्स से पीछे की तरफ झटका लगता है। इसलिए देखते हैं बंदूक को, जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, उनको जो कोई पकड़ता है बहुत ही मजबूती से पकड़ता है और कंधे का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि जब गोली बाहर की तरफ जितना ही फोर्स से निकलती है उतना ही फोर्स से गोली का जो पीछे की तरफ होता है उस बंदूक पर भी झटका पीछे की तरफ लगता है। तो हम देख पाते हैं कि न्यूटन का वहाँ भी थर्ड लॉ लगता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा फोर्स क्या होता है, फोर्स के प्रभाव क्या होते हैं, न्यूटन के तीनों नियम के बारे में पढ़ने की कोशिश की, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसको बारी बारी से इनके उदाहरण को देखा। तो आज हमारी जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है और हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि आप लोग इस मेरे चैनल को दीपक सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।